नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज बड़ी खबरें हम सबसे पहले आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित स्पीकर के बारे में और इसके बाद हम दिन भर की और भी मुख्य खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर बिहार विधानसभा को नया अध्यक्ष मिल चुका है, यानी कि स्पीकर मिल गया है। एनडीए प्रत्याशी विजय सिन्हा को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि विजय सिन्हा एनडीए में बीजेपी की पार्टी से, तो कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बहुमत से विधानसभा के स्पीकर के पद पर बैठाई दिया। आपको बता दें कि चुनाव में 240 से विधायकों ने वोटिंग की थी, जिसमें से एनडीए के उम्मीदवार विजय सिन्हा को 126 और महागठबंधन को 114 वोट मिले हैं। सिन्हा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने स्पीकर को उनकी कुर्सी तक पहुंचाया और अध्यक्ष चुने जाने की बधाई भी दी है। वोटिंग के दौरान महागठबंधन के विधायकों ने सीक्रेट वोटिंग की मांग की थी, जिसे प्रोटेम स्पीकर यानी कि जीतन राम मांझी ने ठुकरा दिया। अब थोड़ा आपको विजय सिन्हा के जीवन के बारे में कुछ चीजें बताते हैं। विजय कुमार सिन्हा बिहार राज्य सरकार में श्रम संसाधन मंत्री रह चुके हैं। इस बार लखीसराय से तीसरी बार लगातार विधायक चुने गए। 54 वर्षीय विजय कुमार सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं। विजय सिन्हा ने पहले इंजीनियरिंग को अपना करियर चुना था, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें राजनीति में लेकर आ गई। बचपन से ही आरएसएस से स्वयं सेवक के रूप में जुड़े रहे और पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हुए 1985 में राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर छात्र संघ के अध्यक्ष बनाए गए। 1990 में सिन्हा को राजेंद्र नगर मंडल पटना महानगर बीजेपी में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली। 2002 में विजय कुमार सिन्हा भारतीय युवा मोर्चा बिहार के प्रदेश सचिव बनाए गए और इसके बाद इन्होंने 3 बार लखीसराय से ही चुनाव जीता। तो विधानसभा में काफी हंगामे के बीच विजय सिन्हा स्पीकर चुने जा चुके हैं। वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी ने भी 114 वोट पाए। तो कह सकते हैं कि जो मुकाबला था वो काफी टक्कर का यहाँ पर रहा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की और कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल नहीं रहे। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। उनके बेटे फैसल पटेल ने ट्वीट करके उनके निधन की जानकारी दी। पटेल के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि मैंने एक अपरिवर्तनीय कॉमरेड और एक वफादार सहयोगी और एक दोस्त खो दिया है। अहमद पटेल के रूप में एक सहयोगी मैंने खो दिया है, जिसका पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित था। उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। आपको बता दें कि अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे। पटेल 3 बार लोकसभा सांसद और 5 बार राज्यसभा सदस्य रहे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जमाने से पटेल कांग्रेस के साथ जुड़े रहे थे, तो सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। राहुल ने लिखा कि ये एक दुखद दिन है। श्री अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिया और सबसे कठिन समय में वो पार्टी के साथ खड़े रहे। वो अति महत्वपूर्ण थे, हम उन्हें याद रखेंगे। साथ ही राहुल ने आगे लिखा कि फैसल, मुमताज और परिवार को मेरा प्यार और संवेदनाएं। अहमद पटेल के निधन पर कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव यानी प्रियंका गांधी ने भी शोक जताते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि अहमद जी न केवल एक बुद्धिमान और अनुभवी सहकर्मी थे, जिनसे मैं लगातार सलाह और परामर्श लेती थी, वे एक दोस्त थे जो हम सभी के साथ खड़े रहे, दृढ़, निष्ठावान और अंत तक भरोसेमंद रहे। उनका निधन एक विशाल शून्य छोड़ देता है। उनकी आत्मा को शांति मिले। वहीं इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समेत कई नेताओं ने अहमद पटेल के जाने पर शोक व्यक्त किया। आगे बढ़ते हैं अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर जिला विकास परिषद यानी डीडीसी पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं। धारा 370 हटने, लद्दाख के पृथक हो जाने और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित राज्य बन जाने के बाद होने वाले चुनाव अनेक दृष्टियों से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस नए गठबंधन को गुपकार अलायंस का यहाँ पर नाम दिया गया है। कांग्रेस पार्टी इस गुपकार गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का तर्क है कि जब बीजेपी स्वयं पीडीपी के साथ चुनाव लड़ सकती है तो कांग्रेस क्यों नहीं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की 26 नवंबर को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल है, जिसको लेकर कल कई बैंकों में कामकाज ठप रहेगा। हड़ताल में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने भी शामिल होने की घोषणा की है, जिसमें हजारों बैंक कर्मी यहाँ पर शामिल होंगे। अगर आपको बैंकिंग से जुड़े काम कराने हैं तो आज आप निपटा लें, क्योंकि 26 नवंबर यानी कि कल देश के अधिकतर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ज्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए सोशल मीडिया के जरिए एक अलर्ट मैसेज यहां पर जारी कर दिया है कि जो कल है हड़ताल रहेगी और कामकाज ठप रहेगा। हालांकि हड़ताल से डिजिटल लेन देन पर कोई असर यहां पर नहीं पड़ेगा और अखिल भारतीय जो बैंक कर्मचारी संघ है, इसके मुताबिक लोकसभा ने हाल ही में संपन्न सत्र में 3 नए श्रम कानूनों को पारित किया और
कारोबार सुगमता के नाम पर 27 मौजूदा कानूनों को समाप्त कर दिया है और ये कानून शुद्ध रूप से कॉर्पोरेट जगत के हित में है और इस प्रक्रिया में 75% श्रमिकों को श्रम कानूनों के दायरे से बाहर कर दिया गया है। नए कानूनों में नए श्रमिकों को यानी कि इन श्रमिकों को किसी भी तरह का संरक्षण नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु और पौंडीचेरी के तट से कल यानी 26 नवंबर को चक्रवाती तूफान निवार के टकराने की आशंका है, जिसे देखते हुए यहां पर अवकाश जारी कर दिया गया है। प्रशासन मुस्तैद है। बताया जा रहा है कि तूफान की गति 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो बढ़कर 145 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। आपको बता दें कि चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में रात भर बारिश हुई है और निचले स्थानों में जलभराव हो चुका है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने कहा कि चेम्बरमबक्कम झील से 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें पानी अधिकतम स्तर पर पहुंचने वाला है। वहीं पौंडीचेरी के सीएम वी नारायणसामी ने बताया है कि सभी विभाग अलर्ट पर हैं और पानी बिजली की बहाली के लिए करीबी सहयोग से काम करेंगे और हमें सुनिश्चित करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं कि चक्रवात के चलते किसी तरह की जनहानि ना हो। खबर है अब खेल जगत से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए चेयरमैन की घोषणा हो चुकी है। आईसीसी ने न्यूजीलैंड के क्रिकेट प्रमुख ग्रेग बार्कले को अपने चेयरमैन पद की जिम्मेदारी सौंप दी है। ग्रेग को दूसरे चरण के मतदान के बाद चेयरमैन चुना गया है। बता दें कि आईसीसी के पूर्व चेयरमैन शशांक मनोहर की कार्यकाल अवधि इस साल जुलाई में खत्म हो गई थी, जिसके बाद इमरान ख्वाजा को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया था। ग्रेग 2012 से न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर थे और उन्हीं की देखरेख में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 2015 विश्व कप की मेजबानी की थी। आईसीसी का चेयरमैन चुने जाने के बाद ग्रेग ने कहा कि आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं अपने साथी निदेशकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि हम खेल का नेतृत्व करने के लिए एक साथ काम करेंगे और एक मजबूती के साथ कोरोना महामारी से निकलकर अच्छी स्थिति में आएंगे। ग्रेग आईसीसी बोर्ड के मैं आपको बता दें न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रतिनिधि थे, लेकिन अब वो अपने इस पद से इस्तीफा दे देंगे और आईसीसी के चेयरमैन का पद संभालेंगे। और आज की आखिरी खबर है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज यानी बुधवार सुबह बहुत खराब से गंभीर की श्रेणी में आ गई है। दिल्ली का AQI यहां पर 15 नवंबर तक गंभीर की श्रेणी में था, लेकिन इसके बाद इसमें सुधार आया और ये 22 नवंबर तक खराब अथवा मध्यम की श्रेणी में रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऐप समीर के अनुसार शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 401 रहा। वहीं मंगलवार को AQI 388 रहा, सोमवार को 302 और रविवार को 274। आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच जो वायु गुणवत्ता सूचकांक वो अच्छा माना जाता है और 201 से लेकर 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच काफ़ी खराब यानी अत्यंत खराब और 401 से 500 के बीच ये गुणवत्ता सूचकांक आने पर गंभीर की श्रेणी में माना जाता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की निगरानी प्रणाली सफर के अनुसार बुधवार को AQI में सुधार के आसार हैं। तो फिलहाल आज बड़ी खबरों में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे और भी सारी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्पार्क न्यूज़ और वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो खबरें हैं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद।